हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जंगलों की दो डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। पहली कहानी एक यूएस मार्शल की है जो जंगल में एक खतरनाक ऑपरेशन के लिए गया था, लेकिन वहां जो घटनाएं उनके साथ हुई उसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि गवर्नमेंट एजेंसीज किस तरह के कवर अप करती हैं। दूसरी कहानी एक फैमिली की है जो जंगलों में अपने कैबिन में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन वहां उनके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं हुई। दोनों कहानियां काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हाइप का नया ऑप्शन आया है, उसे भी क्लिक करके इस वीडियो को हाइप पॉइंट्स दें। आपके इस छोटे से काम से हमारी वीडियो को वाइडर ऑडियंस तक रीच मिल सकती है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर दें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मैं एक एक्स यूएस मार्शल हूं और इन दिनों अपनी आत्मकथा लिख रहा हूं। मैं अपने करियर के शायद सबसे यादगार चैप्टर का एक नाटकीय वर्णन आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूं, तो हो सकता है कि मेरी लिखावट आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से परफेक्ट ना हो। यह सब कुछ शुरू हुआ था अक्टूबर 1986 में, एक रविवार की रात को। मैं घर पर बैठा था, टीवी पर कुछ हाइलाइट्स देख रहा था कि तभी मेरा फोन बजने लगा। और क्योंकि रात के 10 बजे के बाद आमतौर पर कोई यूं ही कॉल नहीं करता, मैं सोफे पर थोड़ा खिसका और रिसीवर उठा लिया। फोन पर मेरा एसडी था, मतलब सुपरवाइजरी डिप्टी। उसने बस इतना कहा कि कल सुबह 8 बजे फेडरल कोर्ट हाउस पहुंचना है, टास्क फोर्स की ब्रीफिंग है। मैं उस समय ईस्टर्न वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी यूएस मार्शल था। लगभग 4 साल से काम कर रहा था। इतना वक्त काफ़ी होता है ये जानने के लिए कि जब कुछ बड़ा पकने वाला होता है तो सब ऐसे ही बातें करते हैं। न किसी टारगेट की जानकारी, न लोकेशन की कोई डिटेल, बस एक डेट और एक टाइम। और टास्क फोर्स जैसे शब्द सुनते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि हम शायद किसी हाई प्रायोरिटी भगौड़े का पीछा करने वाले हैं। लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस ऑपरेशन के दौरान मेरे पूरे करियर की सबसे अजीब और परेशान कर देने वाली घटना होने वाली है। अगली सुबह मैं स्पोकन काउंटी कोर्ट हाउस पहुंचा, जहां मेरा एसडी मुझे दरवाजे पर मिला। उसने मुझे दूसरी मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भेजा। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां पहले से ही आधा दर्जन लोग मौजूद थे। कुछ सूट्स में थे, कुछ पोलो शर्ट्स में थे और कुछ ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शुरुआत में ज्यादातर मेरे फेलो मार्शल्स ही थे, लेकिन फिर मैंने लोकल फील्ड ऑफिस से एक एफबीआई स्पेशल एजेंट को भी पहचाना। और फिर ठीक 8 बजने से पहले ही वो रूम भरने लगा। सिएटल ऑफिस के और मार्शल्स, कुछ स्टेट ट्रूपर्स और स्पोकन पुलिस डिपार्टमेंट के 2 डिटेक्टिव्स भी उस रूम में आए। कुछ मिनट बाद जैसे ही कॉफी का असर सब पर दिखने लगा, रूम में हल्की फुल्की बातचीत और इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही डिस्ट्रिक्ट के चीफ डिप्टी मार्शल अंदर आए और उनके साथ एक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी आई, तो वो पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। चीफ डिप्टी मार्शल सीधा स्पीकर स्टैंड तक गए, अपनी कॉफी नीचे रखी और सीधे मुद्दे पर आए। सब लोग सुनिए, हमारे पास एक हाई प्रायोरिटी अरेस्ट है और ये केस थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने नोट्स देखे और फिर कहा, फ्यूजिटिव का नाम है रेमंड रिजवे, उम्र 42 साल, कद 6 फुट 2 इंच, पतला शरीर, लाल बाल और गहरी भूरी आंखें। उसके हाथों की हथेलियों पर जलने के निशान हैं और हाथ पैरों पर कई टैटू हैं। उस पर 4 हत्या के मामले दर्ज हैं, 2 आइडाहो में और 2 ओरेगन में, और 2 फेडरल ऑफिसर्स के हत्या के आरोप भी हैं। पिछले साल उसने 2 एफबीआई एजेंट्स पर एम्बुश किया था। चीफ एक पल के लिए रुके। कमरे में एक हल्का तनाव महसूस हुआ। इन सारी रिपोर्ट से साफ है कि रिजवे के पास हथियार होगा, और अगर आप पुलिस बैज पहन कर जाएंगे तो वो गोली चलाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। उसकी रेपुटेशन को हल्के में लेने की गलती मत करना। वो जितना खतरनाक है उतना ही चालाक और समझदार भी है। जब उसे पकड़ने का वक्त आएगा तो ये सब बातें याद रखना। मार्शल्स आपस में थोड़े घबराए हुए से एक दूसरे को देखने लगे।
फिर असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी आगे आईं। उन्होंने फोल्डर्स का एक स्टैक निकाला और सबको बांटना शुरू किया। चीफ ने बोलना जारी रखा। इंटेल कहती है कि रिजवे इस वक्त पैटर्न विल्डरनेस में है, कनेडियन बॉर्डर के पास। एक तरह से सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा मामला है, लेकिन एक हंटर की टिप के बाद FBI ने जंगल के ऊपर एक प्लेन उड़ाया था और उनके एनालिस्ट का मानना है कि वो ऊला पीक पर छिपा हुआ है। चीफ ने लाइट्स डिम करने का इशारा किया और एक पुराने ओवरहेड प्रोजेक्टर का स्विच ऑन किया। तभी दीवार पर जंगल का टोपोग्राफिकल मैप दिखने लगा। चीफ ने ऊला पीक की तरफ इशारा किया, जिसे लाल घेरे में दिखाया गया था। यह है हमारा टारगेट जोन। समिट से कुछ 100 मीटर नीचे एक समतल इलाका है। वहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वहां कवर भी बहुत है। हमें लगता है कि वो वहां की 3 गुफाओं में से सबसे बड़ी वाली में छिपा हुआ है। शायद अकेला है, लेकिन वो काफी वक्त से वहां है, तो उसने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया होगा। एलिवेशन करीब 8500 फीट है। हर तरफ से तीखे चढ़ाई वाले रास्ते हैं, और सबसे बड़ी बात, बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि मौसम पूरी तरह से खराब हो जाए, उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा विंडो है। चीफ ने प्रोजेक्टर बंद किया। लाइट्स वापस ऑन हुई। फिर उन्होंने सूट पहने आदमियों की तरफ इशारा किया। यह एक जॉइंट ऑपरेशन है। US मार्शल्स लीड कर रहे हैं, लेकिन FBI भी है क्योंकि जुरिस्डिक्शन ओवरलैप है। स्टेट ट्रूपर्स सपोर्ट देंगे और स्पोकन PD के डिटेक्टिव्स इस केस से जुड़े लोकल सेफ हाउस के लिए हमारे साथ हैं। हम भारी फोर्स में जा रहे हैं। फुल टैक्टिकल गियर और लॉन्ग गन्स प्रोवाइड की जाएंगी। एक्सट्रैक्शन या मेडिकल इवैक के लिए या कुछ और गड़बड़ हो जाए, उसके लिए हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे होगा। और एक बात बिल्कुल साफ है जेंटलमैन, हमारे वारंट में लिखा है एप्रहेंड और न्यूट्रलाइज, यानी जिंदा या मुर्दा। इस बार रिजवे बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर असिस्टेंट अटॉर्नी बोली, कानूनी रूप से आप सभी एक फेडरल वारंट के तहत काम कर रहे हैं, जो ईस्टर्न वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ है। मर्डर चार्जेस लग चुके हैं। हमारे पास प्रोबेबल कॉज है, गवाहों के बयान, बैलिस्टिक्स, सब कुछ है। वो एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, तो जो जरूरी हो वो करें। बस सब कुछ साफ सुथरे ढंग से होना चाहिए। चीफ ने सर हिलाया और आगे बोलना शुरू किया। हम विंथ्रोप में स्टेज करेंगे, जो जंगल के बाउंड्री के सबसे पास का टाउन है। हम एयर ट्रांसपोर्ट का रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें गाड़ियों से जंगल तक जाना होगा और फिर ऊला के बेस तक 10 मील की पैदल चढ़ाई करनी होगी। उसके बाद आप लोग टीम्स में बटेंगे। अल्फा टीम समिट पर चढ़ेगी, ब्रावो ईस्ट फ्लैंक को कट ऑफ करेगी और चार्ली टीम पेरीमीटर संभालेगी। हमें मौसम को ध्यान में रखना है, इसलिए हम कल सुबह पहली रोशनी के साथ निकलेंगे। कोई सवाल? तभी कमरे के पीछे बैठे सिएटल ऑफिस के एक मार्शल ने सवाल किया, उन 2 FBI एजेंट्स का क्या हुआ? चीफ के चेहरे पर एक अजीब सा नर्वस एक्सप्रेशन आ गया। वो असिस्टेंट US अटॉर्नी की तरफ देखने लगे। उसने हल्के में सिर हिलाया, जैसे इजाजत दे रही हो। फिर चीफ ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। FBI के 2 एजेंट्स ने रिजवे का ठिकाना ढूंढ निकाला था, बॉयस के बाहर कहीं पहाड़ों में। उन्होंने हेडक्वार्टर को कॉल करके बताया कि वहां एक विक्टिम है जो वहां से जाना नहीं चाहती थी। वो शायद डरी हुई थी। जब उन 2 एजेंट्स ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने शारीरिक रूप से रेजिस्ट किया। शायद उसी दौरान रिजवे ने उन पर हमला कर दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हर किसी को एक पल के लिए उस मिशन की गंभीरता महसूस हुई। चीफ ने इधर उधर देखा और पूछा, कोई और सवाल? लेकिन कोई नहीं बोला। चीफ ने कहा, बढ़िया, गियर अप करो, अपनी टीम्स को ब्रीफ करो और आज रात अच्छे से आराम करो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम सब विंथ्रोप में तैयार रहो। अगली सुबह हम लोग रवाना हुए। सुबह के कोहरे को चीरती हुई हमारी SUVs और कुछ स्टेट ट्रूपर की गाड़ियां हाईवे 20 पर दौड़ रही थी। सड़क अभी भी रात की बारिश से गीली थी और दूर नॉर्थ कास्केड्स की पहाड़ियां एक डरावनी दीवार जैसी खड़ी थी। 1 घंटे बाद हमने एक सर्विस रोड पर टर्न लिया। गाड़ी के टायर कंकड़ पत्थर पर रगड़ खा रहे थे। रास्ता पतला होता जा रहा था। दोनों तरफ घने चीड़ और फर के पेड़ और कीचड़।
हमारी गाड़ियों को उस रास्ते पर चलने में दिक्कत हो रही थी। करीब 20 मील बाद वो रोड खत्म हो गया। वहां से एक ट्रेल हेड शुरू होता था जहां एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड था। हमने गाड़ियां रोकी और आधे जमे हुए कीचड़ पर उतर गए। वहां से ऊला पीक अब साफ साफ दिख रहा था। बर्फ की धारियों से ढका हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा डरावना सा चट्टानी पहाड़ जो बादलों के नीचे एक साया सा लग रहा था। हमने आखिरी बार प्लान रिव्यू किया। टीमें बट गईं। अल्फा टीम ने राइफल्स और बैकपैक तैयार किए। ब्रावो और चार्ली भी गियर अप हुए और अपने अपने रेडियोज के साथ फैलने लगे। तेज हवा ने चेहरे की खुली स्किन को काटा और फिर हमारा ट्रैक शुरू हुआ जो कई घंटों तक चला। शुरुआत में वो ट्रेल काफी फ्लैट थी, काफी कीचड़ भरी थी, जगह जगह टहनियां टूटी पड़ी थी और पानी के गड्ढे भरे हुए थे। फिर वो रास्ता घने जंगलों को चीरता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े बर्फ और ठंड बढ़ती गई। पहले बर्फ की सिर्फ हल्की सी परत थी, लेकिन फिर उसके बाद वो बर्फ सख्त हो गई। ठंड के बावजूद माथे पर पसीना आ गया था। सांसें बादलों की तरह मुंह से निकल रही थी और जब हम टिम्बर लाइन के पास पहुंचे तो पेड़ कम होने लगे थे। अब हमारे सामने खुली ढलान थी जिस पर बर्फ से ढकी हुई घास और पत्थरों के टुकड़े थे। ऊला पीक अब एकदम सामने थी। उसकी चोटी बादलों में छुपी हुई थी। दोपहर तक हम सब बेस पर पहुंच चुके थे। टांगों में जलन हो रही थी और हम सब ऊपर उस खड़ी चट्टान की तरफ देख रहे थे। शायद मैं बहुत ऊपर देखने में व्यस्त था, इसलिए मुझे पहले तो कुछ दिखा ही नहीं। फिर मेरी टीम के एक मेंबर ने इशारा किया और फिर जो हम सब ने देखा वो काफी अजीब था। उसने पहले एक छोटे से सफेद भूरे रंग के मरे हुए पक्षी की तरफ इशारा किया जो जमीन पर पड़ा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने वो पक्षी क्यों दिखाया, लेकिन फिर थोड़ी दूर एक और मरा हुआ पक्षी था, फिर एक और फिर एक गिलहरी। जल्द ही हमारी पूरी टीम चारों तरफ वो नजारा देख रही थी। कम से कम 2 दर्जन मरे हुए पक्षी और गिलहरियां ऐसे ही रैंडमली जमीन पर बिखरे हुए थे। ना वो खाए हुए थे, ना किसी जानवर के काटने के निशान थे, ना ही उनके सड़ने की कोई खास निशानी थी। बस ऐसे लग रहा था जैसे एक साथ सब नीचे गिर गए हों। मेरी टीम के एक बंदे ने पूछा, सर इन्हें किसने मारा है? मैंने तुरंत अपना रेडियो निकाला, बटन दबाया और कहा, ब्रावो, ये अल्फा लीड है। तुम लोगों ने कुछ अजीब देखा क्या? ओवर। एक पल की खामोशी के बाद ब्रावो की आवाज आई, अल्फा, ये ब्रावो लीड है। यहाँ बहुत से मरे हुए पक्षी और गिलहरियां दिख रहे हैं। कुछ मरमोट्स भी हैं। पूरे ईस्ट फ्लैंक पर फैले हुए हैं। कोई खून नहीं है, कोई जख्म नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बस आसमान से गिर पड़े हों। तुम लोगों ने भी यही देखा है क्या? ओवर। मैंने पास पड़े एक ताज़ा मरे हुए पक्षी को देखा और एक भारी बेचैनी मेरे पेट में बैठ गई। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। बहुत सारे हैं, पूरे वेस्ट स्लोप पर। कोई क्लू नहीं है कि क्या हुआ। तुम्हारे पास कोई थ्योरी है? ओवर। थोड़ा लंबा पॉज आया, फिर रेडियो से जवाब आया, नेगेटिव अल्फा, कोई क्लू नहीं है। चार्ली को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन चीफ के ऑर्डर है कि मिशन कंटिन्यू रखना है। प्रायोरिटी समिट है, रिजवे वहीं है। हम लोग रुक नहीं सकते। तुम लोग आगे बढ़ सकते हो ना? ओवर। मैंने पीछे मुड़कर अपनी टीम को देखा। उनके चेहरे से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उतर रहा था। सांसें सफेद धुएं की तरह निकल रही थीं। चारों तरफ फैले मरे हुए जानवर और सामने वो बादलों में ढकी चोटी। लेकिन ब्रावो सही था, हमें आगे बढ़ना था। मैंने जवाब दिया, रॉजर दैट ब्रावो, हम मूव कर रहे हैं। चार्ली से कुछ भी नया पता लगे तो अपडेट करना। अल्फा आउट। मैंने रेडियो वापस अपनी कमर पर लगा लिया, टीम की तरफ देखा और सर हिलाया। अभी हमें चोटी पर पहुंचना है। आंखें खुली रखना और हथियार रेडी। चलो। हम फिर से चढ़ाई करने लगे। बर्फ पर बूट्स क्रंच कर रहे थे। हम लोग मरे हुए जानवरों के ऊपर से गुजर रहे थे। हर कदम के साथ बेचैनी और गहरी होती गई। आखिरकार हम आखिरी चढ़ाई पार कर गए। ऊला पीक की चोटी के कुछ ही मीटर नीचे हमें वो समतल जमीन मिल गई जिसके बारे में ब्रीफिंग में बताया गया था।
वहां हवा थोड़ी कम थी, एक चट्टानी रिज की वजह से ब्लॉक हो रही थी। आगे हमारे सामने एक गुफा का मुंह था, करीब 10 फीट चौड़ा, और वो एक ग्रेनाइट की स्लैब से आधा ढका हुआ था। वहां ऊपर बस एक ही शेल्टर था, बाकी 2 गुफाएं बस खोखली सी थी। मतलब साफ था, रिजवे वहीं छुपा हो सकता था। हम धीरे धीरे फैल गए, राइफल्स रेडी करके झुके हुए हम गुफा की तरफ चुपचाप बढ़ते रहे। मैंने हैंड सिग्नल दिया, रुको, और तभी इस साइड से कुछ परछाइयां दिखाई दी। वो चार्ली टीम थी, ब्रावो टीम भी शायद पास ही थी। चार्ली के टीम लीडर से मेरी नजरें मिली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हल्का सा सर हिलाया, फिर हम सब ने गुफा को घेरना शुरू किया। एक टाइट सेमी सर्कल बनाते हुए हम आगे बढ़ने लगे। गुफा से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ हमारे कदमों की क्रंचिंग और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की। टॉर्च की बीम अंधेरे को चीरती हुई गुफा के अंदर गई। चार्ली टीम ने भी टॉर्च चलाई। अब गुफा की दीवारों पर परछाइयां उछलने लगी। वो गुफा गहरी नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 30 फुट होगी, लेकिन अंदर जाते जाते संकरी होती जा रही थी। अंदर की हवा ठंडी, सीली और हल्की सी खट्टी सी गंध वाली थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, हर कोना टॉर्च से स्कैन करते रहे, और फिर करीब 10 कदम अंदर हमने रिजवे को देखा। वो गुफा के सबसे एंड में बैठा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। हमें उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन हमें पता था वो वही है। मैं जोर से चिल्लाया, रेमंड रिजवे, यूएस मार्शल, हाथ पीछे करके जमीन पर लेट जाओ। मेरी आवाज की गूंज गुफा की दीवारों से टकराई, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ना पलटा ना हिला, बस हल्के हल्के झूलता रहा, एक धीमी रिथमिक मोशन में। वो तस्वीरों से ज्यादा दुबला था, लेकिन उसके वो लाल उलझे बाल जो उसके सर के पीछे चिपके हुए थे, साफ साफ दिख रहे थे। चार्ली टीम का लीडर भी उस पर टॉर्च मारकर जोर से चिल्ला रहा था, उसे नीचे झुकने के लिए बोल रहा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बस आगे पीछे झूलता रहा, जैसे उसे हमारी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, जैसे उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही शोर चल रहा था। मेरी बाईं तरफ खड़े डिप्टी टॉरेस ने आगे कदम बढ़ाया और रिजवे के कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा, चलो यार अब। लेकिन टॉरेस अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही उसका हाथ रेमंड रिजवे के कंधे को छुआ, उसका पूरा शरीर ऐसे अकड़ गया जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। वो एक झटके में हाँफ उठा, उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई और फिर वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ा, बहुत जोर से। मुझे आज भी याद है, मैं बस शॉक में था, डर में था, क्योंकि उसके हाथ अजीब से झटकों में कांप रहे थे, उसके बूट जमीन पर घिसट रहे थे और उसके मुंह के कोने से झाग निकल रहा था। सभी लोग जम चुके थे, कोई भी नहीं हिला। सबकी बंदूकें अभी भी रिजवे की तरफ टिकी थी। फिर बस कुछ सेकंड बाद रिजवे के शरीर ने एकदम से झटका खाया, जैसे वो होश में आया हो। फिर उसका शरीर तेजी से मुड़ा और उसकी आंखें उलझन में इधर उधर दौड़ने लगी। गुफा में हर तरफ से कमांड्स गूंजने लगी, हाथ पीछे करो और नीचे लेट जाओ। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि हो क्या रहा है, वो बस मुस्कुराया। मैंने फिर से कहा, हाथ पीछे करो रिजवे, और इस बार उसने मेरी बात मान ली। वो नीचे लेट गया, लेकिन उसी मुस्कान के साथ जो अब भी उसके चेहरे पर जमी थी। हमने जल्दी से जिप टाई से उसके हाथ बांधे और घसीटते हुए उसे उठाया, और चार्ली का मेडिक भागकर टॉरेस के पास पहुंचा। टॉरेस अभी भी बेहोश था, उसकी सांसें हल्की थीं और दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मेडिक ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रॉन्ग सीजर हुआ हो। चार्ली का चॉपर 20 मिनट में आ रहा था। टॉरेस को स्ट्रेचर पर कसकर बांधा गया और फिर चॉपर में उठा लिया गया। रिजवे को उसके बाद ले जाया गया। वो हथकड़ी में जकड़ा हुआ था और बस सामने की तरफ घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। हमने गुफा क्लियर कर दी, काम खत्म हो चुका था। लेकिन मरे हुए परिंदे, टॉरस को लगा वो झटका
और कई सारे अनसुलझे सवाल लेकर हम लोग नीचे उतर रहे थे। नीचे पहुंचकर हम दूसरी टीमों से मिले और रात को विंथ्रॉप में डीब्रीफिंग हुई। सबके मन में सवाल थे, लेकिन अब फोकस टॉरेस की हालत पर था। हमें बताया गया वो कोमा में चला गया है और जब वो 1 हफ्ते बाद उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस यही याद था कि वो बाटान की तरफ गाड़ी चला रहा था। उसके दिमाग से पूरी रेड जैसे मिटा दी गई थी। रिजवे अब भी कस्टडी में था, मुकदमे का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस अपनी सेल में बैठा रहा, जैसे गुफा में बैठा हुआ था, बस आगे पीछे झूलता रहा। उस रेड के बाद मरे हुए परिंदे और टॉरेस की हालत धीरे धीरे केस के बैकग्राउंड में कहीं खो गए। वारंट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट में बस एक लाइन थी, संदिग्ध की लोकेशन के पास कई मरे हुए वन्यजीव पाए गए, शायद खाने के लिए मारे गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा रिजवे शायद शिकार कर रहा होगा। किसी ने भी उन जानवरों की बॉडीज को टेस्ट नहीं किया, ना जहर के लिए न किसी बीमारी के लिए। कोई ऑटोप्सी नहीं हुई, कोई सैंपल नहीं लिया गया, क्योंकि बहुत झंझट था। बस एक साइड नोट समझकर छोड़ दिया गया। अब जब रिजवे पकड़ा जा चुका था, सारा फोकस मर्डर केस बनाने पर चला गया। परिंदे वहीं पड़े रहे, ऊला पीक पर सड़ते रहे, पूरी तरह से भुला दिए गए। टॉरेस के झटकों को भी उतनी ही आसानी से दरकिनार कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि वो एक न्यूरोलॉजिकल घटना थी, या फिर एपिलेप्सी का अटैक, या फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोलैप्स था। डॉक्टरों ने कहा यह 1 in a million केस है। इत्तेफाक था कि उसी पल हुआ जब उसने रिजवे को छुआ। यह सब सिर्फ एक संयोग था। इस चीज का किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं था, न गुफा से, न मरे हुए जानवरों से, न किसी और चीज से। टॉरेस 1 हफ्ते बाद कोमा से निकला, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। थोड़े समय के लिए उसे डेस्क ड्यूटी दी गई और फिर उसने ट्रांसफर ले लिया। हमने फिर कभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। इस बात को लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बात आज भी मेरे अंदर चुभती है। वो मरे हुए परिंदे, टॉरेस का वो मेडिकल इवेंट और रिजवे का इस तरह से झूलना जैसे उसका दिमाग कहीं और हो। कुछ भी समझ नहीं आया और किसी ने इतनी परवाह भी नहीं की कि इन सब चीजों को समझा जाए। मैंने इस बात को अपने दिमाग में सैकड़ों बार दोहराया है। वो गुफा की खट्टी सी गंध, वो जानवरों का यूं ही गिर पड़ना। मुझे पता है मुझे इसे भूल जाना चाहिए, लेकिन बिना जवाब छोड़ी बात ऐसी लगती है जैसे टेबल पर कोई लोडेड गन पड़ी हो। मैं उन आसान जवाबों पर यकीन नहीं करता। पक्षियों को खाने के लिए मारा गया था। टॉरेस का वो संयोग था। ऊपर वहां उस पीक पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी और शायद मैं कभी जान नहीं पाऊंगा। और सिर्फ इसी वजह से वो मिशन मेरे पूरे करियर का सबसे अहम हादसा बन गया, क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो एजेंसियां हमें खतरनाक लोगों से बचाती हैं, वो हमें खतरनाक सच से भी बचाती हैं। वॉशिंगटन में एक झील के पास मेरी दोस्त लिली की फैमिली का एक कैबिन है। गर्मियों में एक बार वो मुझे और अपने कजन इवान को वहां लेकर गई थी। वो 2-3 दिन काफी बढ़िया बीते थे और आखिरी रात, जैसे हम पिछली रातों में भी करते थे, हम मछली पकड़ने झील पर गए थे, जो उसके कैबिन से बस 5 मिनट की वॉक पर थी। शाम के 7 बजे का टाइम था। उस वक्त मछली पकड़ना परफेक्ट होता है। बीच तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। बीच में एक ट्रेल था जहां दिन में लोग प्रैम्स के साथ जॉगिंग करते दिखते थे या बच्चे दूसरी तरफ वाले बीच की ओर दौड़ते रहते थे। हमारा बीच थोड़ा आइसोलेटेड था। वहां तक जाने के लिए कोई ट्रेल नहीं था। नीचे उतरने वाली पहाड़ी काफी स्टीप और फिसलन भरी थी और जब वापस आते थे तो चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल करके चढ़ना पड़ता था। हम उस बीच पर रात करीब 8:30 बजे तक बैठे रहे। हम बस अंधेरे में चुपचाप बैठकर बस रिलैक्स कर रहे थे। वो उन अजीब सी सिचुएशंस में से एक थी जहां अचानक आपको एहसास होता है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। मैंने लिली और इवान से कहा शायद अब हमें घर चलना चाहिए और वो भी मान गए और हमने अपना सारा सामान समेटा
ये पहली बार था जब हम बीच पर इतनी देर तक रुके थे और मेरी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन जो हॉरर मूवीज देखकर पली बड़ी थी, मुझे थोड़ा डर तो लग ही रहा था। हम चुपचाप और पता नहीं क्यों बिना कोई आवाज किए उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मैंने उनसे कहा, रात में ये जगह थोड़ी क्रीपी लगती है। और तभी ईवान ने सब कुछ खराब कर दिया। उसने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी, 60s के ज़माने के कुछ माउंटेन मैन के बारे में। उसने कहा कि वो लोग जंगल में रहते थे, किसी कल्ट के मेंबर थे और उन्होंने उसी इलाके में कई लोगों को मार डाला था और कुछ तो अब भी आसपास ही कहीं हो सकते हैं। अंदर से मैं पूरी तरह से डरी हुई थी, डर के मारे पसीना आ रहा था। लेकिन बाहर से मैंने बस इतना कहा, ईवान बस कर यार, डराना बंद कर। अभी हम ट्रेल पार कर ही रहे थे कि ईवान ने अचानक दाईं तरफ देखा और वहीं रुक गया। उसकी शक्ल डर से सूजी हुई थी। लिली ने कहा, ड्रामे करना बंद कर, और हम दोनों पहाड़ी के सबसे स्टीप हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जहां चारों पैरों से चढ़ना पड़ता था। ईवान ने हम दोनों को अचानक काफी जोर से पकड़ लिया और कहा कि उधर देखो। शुरू में मुझे कुछ दिखा ही नहीं और मैं बस घर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुईं, मैंने देखा एक बड़ा सा आदमी, वो शायद आदमी ही था क्योंकि उसकी बॉडी शेप वैसी ही लग रही थी, हमारी तरफ धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आ रहा था। उसका इरादा क्या था पता नहीं, लेकिन हम बच्चे थे और काफी घबरा गए थे। हम जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हम में से हर किसी ने मुड़कर देखा। वो आदमी अब और तेजी से, लगभग दौड़ते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो काफी करीब आ गया था, लेकिन किसी तरह हम ऊपर पहुंच गए और फिर रोड क्रॉस करके सीधे कैबिन की ओर भागे। सुनने में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही हमने उसे उस ट्रेल पर देखा, अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लगा जैसे उसका इरादा कुछ अच्छा नहीं था। हम जैसे तैसे कैबिन पहुंचे, अपना सारा सामान पोर्च पर फेंका और दौड़ते हुए दरवाजे तक गए। बेशक दरवाजा लॉक था, लेकिन उनके कैबिन में एक सीक्रेट नॉक थी, एक स्पेशल पैटर्न जिससे अंदर के लोग समझ जाते थे कि बाहर कोई फैमिली मेंबर या करीबी दोस्त है। वो नॉक काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और लिली और ईवान ने मिलकर वही फैमिली नॉक दरवाजे पर की। मैं बस चारों तरफ देख रही थी, कहीं वो आदमी पीछा करते हुए तो नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। दरवाजा खुला, हम अंदर गए और घबराते हुए हमने सारी बातें बड़ों को बता दी। उन्होंने कहा, शायद कोई आदमी रहा होगा, शायद हमने उसे बुरा महसूस करा दिया होगा। हमने उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं थी, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन कम से कम अब हम उस लॉक्ड कैबिन के अंदर थे, बड़ों के साथ थे, तो अब हमें थोड़ा सेफ फील हो रहा था। कैबिन में एक वॉकआउट बेसमेंट था, मतलब कोई डरावना तहखाना नहीं था। उसमें बाकायदा दरवाजा और खिड़कियां थीं। लिली और मैं उसी बेसमेंट में बंक बेड्स पर सोते थे। हम नीचे गए, पजामा पहनने लगे और करीब 5 मिनट बाद जब सब लोग थोड़ा शांत हो गए थे, वही फैमिली नॉक फिर से सुनाई दी। मैंने सोचा शायद ईवान है जो नीचे वाले दरवाजे से आ रहा है, तो मैंने कहा, अंदर आ जाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से वही नॉक हुई, लेकिन इस बार हमने नोटिस किया वो आवाज खिड़की से आ रही थी। मैं और लिली बिल्कुल सफेद पड़ गए और एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे डर के मारे पेट में कुछ हलचल सी हो रही हो। फिर से वही नॉक आई। हम दोनों घबरा गए। हम दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे और ऊपर लिविंग रूम में पहुंचे जहां लिली का परिवार और ईवान थे। हमने रोते हुए उन्हें सब बताया। ईवान वो आवाज सुनने के लिए नीचे गया और उसने भी कंफर्म किया कि हाँ, वो वही फैमिली नॉक है। अब लिली के अंकल, उसका बड़ा भाई और बड़ा कजन सब टॉर्च लेकर बाहर जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच वही नॉक फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार मेन डोर पर। सबने दरवाजे की तरफ देखा और सब पास पास आकर खड़े हो गए। वो नॉक 1-2 बार और हुई। आखिरकार लिली के अंकल ने पुलिस को कॉल कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता हमारे गेट पर कौन है,
लेकिन कोई है जो हमारे कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहा है। करीब 2 मिनट तक वो नॉकिंग चलती रही और फिर अचानक बंद हो गई। 5 मिनट बाद पुलिस आ गई। उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया और बाहर से आवाज लगाई। लिली के अंकल ने एक विंडो से देखा पुलिस वाले झाड़ियों में टॉर्च से सर्च कर रहे थे। पुलिस ने हम तीनों से पूछा कि जंगल में क्या हुआ था। हमने उन्हें सब कुछ बताया, एक एक बात बताई, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। पुलिस अफसर ने कहा शायद वो कोई साइको था जिसने बच्चों को डराने का प्लान बनाया था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये थी कि उसने हमारा फैमिली नॉक का पैटर्न याद किया था। वो कॉम्प्लिकेटेड नॉक जो सिर्फ घर वाले या करीबी लोग ही जानते थे। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाइप करना मत भूलना। और अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं अगले ट्यूसडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।